हाल ही में ईरान में इलेक्शंस हुए जिसमें काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिला। सरप्राइजिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक रिफॉर्मिस्ट कैंडिडेट चुनाव जीत गया है। एक ऐसा देश जहां पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पर कंजर्वेटिव्स का टाइट कंट्रोल है, वहां एक ऐसा व्यक्ति चुनाव जीत जाता है जो राइट्स और फ्रीडम्स की बात करता है, विमेन की मोरल पुलिसिंग के खिलाफ आवाज उठाता है और वेस्टर्न देशों से एंगेजमेंट बढ़ाने की बात करता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में ऐसे व्यक्ति के चुनाव जीतकर प्रेसिडेंट बनने को एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट ही कहा जाएगा। रिफॉर्मिस्ट्स और हार्डलाइनर्स के बीच में क्या अंतर है? इस चुनाव के नतीजे का ईरान की फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान के भारत के साथ संबंधों में कोई बदलाव आएगा? चलिए सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। मई में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देश के नए प्रेसिडेंट को चुनने के लिए अभी जुलाई में इलेक्शंस हुए। वैसे राष्ट्रपति चुनाव अगले साल जून में होने थे। ईरान में राष्ट्रपति की टर्म 4 साल की होती है और लोग डायरेक्टली वोट करके राष्ट्रपति को चुनते हैं। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे, तो इस हिसाब से नेक्स्ट प्रेसिडेंट को चुनने के लिए 4 साल बाद यानी 2025 में चुनाव होते। लेकिन मई 2024 में प्रेसिडेंट रईसी की मृत्यु के कारण इलेक्शंस को 1 साल पहले ही करवाना पड़ा। इस चुनाव में मसूद पेजेश्कियां जीत गए हैं। पहले राउंड में 4 कैंडिडेट्स खड़े हुए, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो फिर टॉप 2 कैंडिडेट्स मसूद पेजेश्कियां और सईद जलीली के बीच में सेकेंड राउंड हुआ, जिसमें मसूद पेजेश्कियां 55% वोट्स के साथ जीत गए। पेजेश्कियां रिफॉर्मिस्ट हैं जबकि जलीली हार्डलाइनर हैं। रिफॉर्मिस्ट और हार्डलाइनर के अंतर को भी समझ लेते हैं। रिफॉर्मिस्ट्स वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। ये सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर जोर देते हैं। डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ों की बात करते हैं। ये एकदम स्ट्रिक्ट की बजाय इस्लामिक लॉ के मॉडरेट इंटरप्रिटेशन को प्रमोट करते हैं। अभी जिनकी इलेक्शंस में जीत हुई है, मसूद पेजेश्कियां, वो रिफॉर्मिस्ट हैं। पेजेश्कियां से पहले जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, वो हार्डलाइनर थे और उनसे पहले के प्रेसिडेंट हसन रूहानी रिफॉर्मिस्ट थे। रूहानी 2013 से 2021 तक ईरान के राष्ट्रपति रहे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी, जिससे ईरान के ऊपर लगे सैंक्शंस लिफ्ट कर दिए गए थे और ईरान और वेस्टर्न देशों के बीच टेंशन्स कम हुई थी। ईरान की इकोनॉमी ट्रैक पर आने लगी थी। फिर 2018 में यूएस ने न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया था, जिससे ईरान की प्रोग्रेस दोबारा से स्लो हो गई। तो रिफॉर्मिस्ट्स की सोच रहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से ज्यादा एंगेज करना चाहिए। रिफॉर्मिस्ट्स को जनरली देश के युवा, इंटेलेक्चुअल्स, बिजनेस कम्युनिटी और अर्बन मिडिल क्लास का सपोर्ट मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो चुनाव हारे हैं सईद जलीली, वो हार्डलाइनर हैं। हार्डलाइनर्स कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को मानते हैं। ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर देते हैं। इनकी सोच रहती है कि ईरान की ट्रेडिशनल वैल्यूज को प्रिजर्व करना चाहिए और इसे फॉरेन इन्फ्लुएंस से बचाना चाहिए, मतलब वेस्टर्न देशों से कॉन्फ्रंटेशन होगा। 1979 में हुए इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ईरान में वेस्टर्न बैक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका था और सारी ताकत हार्डलाइनर्स के पास आ गई थी। तब से ईरान पर अल्टीमेट कंट्रोल हार्डलाइनर्स का ही रहा है। हार्डलाइनर्स को क्लर्जी, रूरल एरियाज और ट्रेडिशनल इस्लामिक वैल्यूज स्ट्रिक्टली अडियर करने वाली पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलता है। इनका मानना है कि सोसाइटी पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन रखना चाहिए और जो कुछ भी इनकी नज़र में इनअप्रोप्रिएट या अन इस्लामिक है, उसे बैन कर देना चाहिए। इनके हिसाब से ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मीडिया, कल्चर, सोशल, पॉलिटिकल हर तरह की सेंसरशिप जरूरी है। हार्डलाइनर्स देश में एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट प्रेफर करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ इस्लामिक क्लेरिक्स, जैसे कि अभी है ईरान में। ईरान के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी हार्डलाइनर हैं। इब्राहिम रईसी भी हार्डलाइनर थे और आयतुल्लाह खमेनी के बहुत क्लोज थे। रईसी का जाना खमेनी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जैसे कि हमने बात की, अभी जिनकी इलेक्शंस में जीत हुई है, मसूद पेजेश्कियां, वो रिफॉर्मिस्ट हैं, यानी उनकी आइडियोलॉजी सुप्रीम लीडर से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आयतुल्लाह खमेनी और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने स्ट्रिक्ट हिजाब लॉज एनफोर्स किए थे। जब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए थे तो उन्हें सप्रेस कर दिया गया था। बट पेजेश्कियां के हिजाब लॉज, स्टेट की मोरालिटी पुलिस और प्रोटेस्ट के क्रैकडाउन को लेके
हार्डलाइनर से कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट हिजाब लॉस को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये पर्सनल फ्रीडम और चॉइस को वैल्यू करते हैं। इनका मानना है कि कल्चर और रिलीजियस वैल्यूज को एजुकेशन के माध्यम से प्रमोट करना चाहिए, ना कि जबरदस्ती एनफोर्स करना चाहिए। ये मॉरल कोड्स के अग्रेसिव एनफोर्समेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। इनके हिसाब से स्टेट की मोरालिटी पुलिस को और ज्यादा ह्यूमेन और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। ये राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं और वायलेंट रिप्रेशन के अगेंस्ट हैं। तो इनकी रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी हार्डलाइनर्स की स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट अप्रोच से काफी डिफरेंट है। इसलिए इन्हें विमेन्स राइट्स ग्रुप्स और यंग पॉपुलेशन का सपोर्ट मिलता है। पेजेश्कियां का व्यू है कि वेस्ट के साथ टाइज को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना ईरान के आइसोलेशन को खत्म करके इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है। इसी बात के चलते इन्हें वेस्टर्न सैंक्शंस की मार झेल रही बिजनेस कम्युनिटी का भी सपोर्ट मिलता है। इन्हीं सबके सपोर्ट से ये चुनाव जीत गए। लोगों ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क को रिफॉर्म करने की बात करता है। चुनाव में इनके अलावा खड़े हुए बाकी सभी लोग हार्डलाइनर्स थे। ये अकेले रिफॉर्मिस्ट थे। इनके जीतने से एटलीस्ट ईरान को कहने के लिए हो जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। तो अब जब पेजेश्कियां प्रेसिडेंट बन गए हैं, जिनकी आइडियोलॉजी सुप्रीम लीडर से डिफरेंट है, तो क्या ईरान टोटली चेंज हो जाएगा? क्या अब यूएस और इजराइल से दोस्ती हो जाएगी? देश में सेंसरशिप हट जाएगी? नहीं, एकदम से ऐसा कुछ नहीं होगा। माइनर चेंजेस आ सकते हैं ग्रेजुअली, बट अचानक फॉरेन या डोमेस्टिक पॉलिसीज नहीं बदलने वाली। समझते हैं क्यों? देखिए, एक बात हमें अच्छे से समझनी होगी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ रिलीजियस लीडर्स गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। प्रेसिडेंट जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि देश में कुछ डेमोक्रेटिक एलिमेंट तो है, बट रियलिटी ये है कि ईरान में प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत लिमिटेड होती हैं। प्रेसिडेंट के किसी भी डिसीजन को सुप्रीम लीडर ओवर रूल कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सभी ब्रांचेस पर सुप्रीम लीडर का एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। मिलिट्री, जुडिशरी से लेकर स्टेट मीडिया तक सब पर सुप्रीम लीडर की टोटल अथॉरिटी होती है। तो गवर्नेंस के हर एरिया में फाइनल से सुप्रीम लीडर का ही होता है। प्रेजेंट सुप्रीम लीडर आयतोल्ला खमेनी 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। खमेनी एक हाई रैंकिंग क्लेरिक हैं। देश में वो टॉप रिलीजियस अथॉरिटी हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हैं। ईरान शिया क्लर्जी के द्वारा टाइटली कंट्रोल्ड है, जिनका काम है ये इंश्योर करना कि देश इस्लामिक प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली अडहियर करे। लेकिन पब्लिक ने इस बार एक रिफॉर्मिस्ट को चुनाव जिताया है, मतलब लोग रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो अगर ईरानियन रजीम पब्लिक के द्वारा दिए गए मैसेज को सीरियसली लेती है, तो कुछ रिफॉर्म्स की संभावना बन सकती है। वरना जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कोई मेजर बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ईरान वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट करता रहेगा, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता रहेगा, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथीज, पैलेस्टीन में हमास, इराक और सीरिया में शिया मिलिशियाज एक्सेट्रा। चाइना और रशिया के साथ अपने अलायंस को मजबूत करता रहेगा। गाजा पर भी पोजीशन सेम ही रहने वाली है। एंटी इजराइल स्टांस हमें चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। फिर सैंक्शंस के इम्पैक्ट को अवॉइड करने के लिए अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ईरान की अपॉर्चुनिटीज की तलाश जारी रहेगी। ऑब्वियसली भारत के साथ आउटरीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो नए प्रेसिडेंट डोमेस्टिक पॉलिसीज में थोड़ा बहुत मॉडरेशन लाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस सेम रहने वाली है। आई होप आपको ईरान के लेटेस्ट इलेक्शंस के बारे में कुछ इंसाइट मिली होगी। फ्रांस के इलेक्शंस, पीएम मोदी की रशिया विजिट, रशिया नॉर्थ कोरिया डील, यूएस का अचानक टिबेट इशू को रेज करने जैसे टॉपिक्स पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद।